नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम हिंदू टीवी। चर्चाएं खास लेके एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं। हमेशा की तरह बात करेंगे दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत। G20 सम्मेलन का सफलतापूर्वक भारत ने आयोजन कर लिया। जहां सफलता की बात हुई तो वहीं विपक्ष ने कई बातों को लेकर सवाल भी उठाए, मसलन कि इसके लोगों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। सर, सबसे पहला सवाल, ये जो आयोजन हुआ इसका सफलतापूर्वक, सबसे पहली बात तो घोषणा पत्र को लेकर पहले ही दिन सर्वसम्मति बन गई। दूसरी बात, ये जो आयोजन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत को इससे क्या लाभ मिलेगा? और अगर बात की जाए मोदी सरकार की, तो घरेलू स्तर पर मोदी सरकार के लिए ये सम्मेलन कितना फायदेमंद रहेगा? देखो, एक पहली बात समझे कि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन है और एक भारत ने नया इतिहास रचा है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जो 20 देश है वो यहाँ पर शामिल हुए है। और जिस स्तर पर इसका आयोजन हुआ, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, उनकी मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रत्यक्ष रूप से जो भी आयोजन का जुड़े उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इस स्तर पे ले गए, जो दुनिया आज देखती है कि भारत की छवि और कद दोनों ही बढ़ गए उस हिसाब से। और इसको अगर हम देखें, जो ग्लोबल साउथ की बात आई, एक पृथ्वी, एक विश्व, एक परिवार, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी सोच थी उसको आगे बढ़ाया। और इसका जो आधार बना G20 का, जो 1999 में बना, और उस समय जो लक्ष्य था वो जो विश्व के बड़े देश थे 20, उनका लक्ष्य था कि विश्व की अर्थव्यवस्था, व्यापार, कृषि में आपस में मेलजोल करके कैसे हम आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन समय के साथ जो और मुद्दे जुड़े, जैसे आतंकवाद का मुद्दा जुड़ा, और उसके साथ पर्यावरण का जुड़े, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला अधिकार, ये मुद्दे जुड़ते चले गए। और आज जो घोषणा पत्र है उसके 83 केंद्र बिंदु है जिन पे इन्होंने सर्वसम्मति ली, बड़ी व्याख्या के साथ उसके है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक भारत की, देखें इसको आज अमेरिका, चीन और रूस, संयुक्त राष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है वो भी आज इसकी तारीफ कर रहे हैं कि जो घोषणा पत्र हुआ उसका, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो बात थी चीन था। चीन को था कि ये घोषणा पत्र ना बन सकेगा, सहमति बने, क्योंकि चीन के साथ और भी देश है जो उनके धड़ेबंदी के साथ है, पाकिस्तान, इन सबके अंदर गति चल रहे थे कि ये घोषणा पत्र किसी तरह रुक जाए। लेकिन ये हमारी राजनीतिक कूटनीतिक समझे सफलता है कि हमने जो भाषा ली उसमें रूस को भी खुश रखा, चीन ने भी एक्सेप्ट किया और अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया, और दुनिया में इसकी आज वाहवाही हो रही है, क्योंकि हमारा जो भाषा का लचीलापन भी समझे, दूरंदेशी भी समझे, और सारे विश्व की जो परिस्थितियों को और जो अपनी एक प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है उसकी भी छाप इसमें दिखती है। और ये एक अच्छा, मैं समझता हूँ कि संदेश है देश और दुनिया दोनों में। रही आप बात भारत की, देखिए भारत की आज समस्या क्या है? चीन की नकारात्मक नीति, विस्तारवाद की नीति जो गल है, पाकिस्तान की आतंकवाद की नीति, और भारत का बढ़ता व्यापार, और भारत के साथ भारत की जो आंतरिक स्थितियां ले हम, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, कृषि, ये सारी तो इसी के साथ जुड़ी हैं। और इन पे जब ये समझौता है, उसके साथ द्विपक्षीय समझौते हुए, जो बाहर से आए लोग, देशों के द्विपक्षीय वो भी है ना, आज सऊदी अरेबिया के साथ भी हो रहा है, फ्रांस के साथ भी हुआ है, इंग्लैंड के साथ भी हुआ है, सारे देशों के साथ। और तो ये आज कह सकते हैं कि तत्काल जो है उसका लाभ ना मिले, क्योंकि जो आज ये आयोजन हुआ ये भी पिछले 10-20 साल की हमारी नीतियां थी, उसी को आगे विस्तार करके एक आदमी आगे बढ़ा के ले गया और देश का नाम बढ़ा। आज जो हो रहा है वो हमारी अगली पीढ़ियों के लिए हो रहा है, 5-10 साल बाद इसके परिणाम हमारे सामने आ गए। आज हम उन देशों की सूची में खड़े हो गए, या उन देशों के नजर में हमारी एक छवि बदल गई जो हमें अभी तक एक, जिसको कहते पहचान या मान्यता नहीं देने को तैयार थे, कि हम इस जगह हमारे में एक बदलाव आ चुका है हमारे आर्थिक रूप से। तो ये एक है। जहां तक विपक्ष की बात है, आम आदमी, ये एक राजनीतिक कोण भी है और सामाजिक कोण भी है। उसमें ये है कि जब जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक पीछे इंटरव्यू में कहा था कि जब मतदाता है ना, वो इस तरह के जो कार्यक्रमों को देखकर मत नहीं डालता, वो दाल, सब्जी और आलू प्याज के रेट देख के डालता है।
और इसके साथ मैं एक एक चीज और भी जोड़ देता हूँ, जो स्थानीय मतदाता है वो, उसके लिए जो चिंता का विषय आज है हमारे देश में है, वो अमीर और गरीब का बढ़ता डिफरेंस है, उनकी आय में जो आ रही है ना, ये दो, तीसरी बात जो महंगाई, ये इतना हमने किया, इसके लिए भारत की सरकार या सबको बहुत बढ़िया, देश का हर छवि भी बड़ी हुई, सब कुछ इमेज बढ़ा, लेकिन जो भारत की जो बात है, जो अगर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के लिए हमें लाभ होगा, चीन की विस्तारवादी नीति को लाभ होगा, व्यापार को लाभ होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो महंगाई या गरीब आदमी और अमीर आदमी का जो डिफरेंस है, और ये सारी चीजें भी रोकने के लिए अब सरकार को तत्पर, क्योंकि अगर ये नहीं रुकती और जो एग्रीमेंट हुए हैं, अगर सरकार में कोई अगले चुनाव में कोई आती है तो ये सारे रुक जाएंगे एक तरह। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि अपने आंतरिक माहौल को भी हम ठीक करें, ये भी एक समय की मांग है, सरकार को देखनी चाहिए। ओवरऑल कहें तो ये बहुत बड़ी सफलता है, और इसके लिए हम मान कर सकते हैं भारत सरकार ने, हर भारतीय चाहे वो देश में या विदेश में, उसको एक गौरव का पल उसके कह सकता हूँ मैं इसके। चलिए सर, पंजाब पर आते हैं। पंजाब में हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार और सनतकार मिलनी आयोजित की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल हुए, खुद सीएम भगवंत मान जी ने उसमें हिस्सा लिया। तो उस मिलनी में, उस मीटिंग में खास तौर पर उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना गया, उनसे सुझाव मांगे गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये भी कहा कि जो औद्योगिक नीति जो नई बनाई जाएगी, उसमें उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं या उनके सुझावों को खास तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ साथ फोकल पॉइंट्स में लेकर कानून व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात हुई कि फोकल पॉइंट्स में पुलिस चौकियों को बनाया जाएगा। तो इस तरह की जो मीटिंग्स भगवंत मान की ओर से की जा रही है, मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही हैं उद्योगपतियों के साथ, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं इसको समझता हूँ कि एक सही दिशा में उठा कदम है। पंजाब के देखें, अगर हम पृष्ठभूमि देखें, पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है, और पंजाब की कृषि की स्थिति यह है कि वे अपने एक उच्चतर स्तर पर पहुंच चुके, उसका उत्पाद जो है, इससे आगे जो उत्पाद बढ़ेगा वो बहुत मुश्किल से उसकी उत्पादन एक मैक्सिमम लेवल पे, जैसे कहते हैं कि हम पहुंच चुके हैं कृषि के मामले में। और जो उद्योग की स्थिति थी पंजाब की, वो 1980 का जो आतंकवाद का दौर था उससे प्रभावित हुआ। अगर 90 के दशक में उठना शुरू हुआ तो उसके साथ हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी का एक एरिया बना, और बद्दी एरिया जो सारा ऐसे है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लोगों को जो स्थानीय निकट पड़ता था, बद्दी पड़ता था, वहां से पलायन हुआ पंजाब का, उधर चले गया। और अगर उसके बाद फिर 10 साल गए तो जो अगले जो कोविड का दौर आया, उसने प्रभावित किया, सारे लेबर बाहर चली गई, वापस चली गई, उसके इफेक्ट हो गया। अगर वहां से अगर ठीक हुए तो उसके आप लगा लें कि किसान आंदोलन आ गया। ये 3-4 फैक्टर ऐसे जिन्होंने पंजाब के उद्योग को एक तरह से स्टैंड स्टिल कर दिया, खड़ा ही रह गया, पीछे पिछड़ गया पंजाब उस हिसाब से, बिल्कुल उद्योग की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से व्यापार। अब जो भगवंत मान सरकार ने जो मिलनी की है, केजरीवाल भी बीच में शामिल हुए सारे, ये इसको एक सही दिशा में उठा कदम, और आज समय की मांग है। और इस जो उन्होंने सहूलतें दी हैं, चाहे वो डिजिटल के अकाउंट के हिसाब से दिए, नक्शा पास करने के हिसाब से दिए, बेसमेंट बनाने के हिसाब से किया, या स्क्वायर फुट फोकल पॉइंट के रजिस्ट्री कराने के लिए, ये है रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं, उनकी राहत है, उनको मिलेगी, ये लाभ है। पर सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि ये प्रदेश जो है एक सीमावर्ती प्रदेश है, और इस प्रदेश के उद्योग के पास अपना कोई कच्चा माल नहीं है, उसको बाहर से मंगवाना पड़ता है, और जब वो माल पक्का बन जाता है, चीज बन जाती है, तो उसको भेजना भी बाहर पड़ता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। दूसरी बात, पंजाब की जमीन बहुत महंगी है, जब दूसरे प्रदेशों में जाए हम, पंजाब की बिजली महंगी है, पंजाब की लेबर महंगी है, और जिसकी अपनी मार्केट, इसकी सारी समस्या होने के बाद पंजाब का उद्योगपति सरकार की तरफ देखता है कि हम उद्योग, तो ये एक बहुत बेसिक चीज है। बड़े उद्योग, केजरीवाल जी ने कहा कि बड़े उद्योग आ रहे हैं, आए, उसका स्वागत है, लेकिन जो हम पिछले 7 दशक देखें तो पंजाब की पहचान मध्यम श्रेणी और छोटे उद्योगों से बनी है। पंजाब की जो आर्थिकता की जो एक बेस कहते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं, ये 2 उद्योग है, और इनको संभालना आज सबसे पहली प्राथमिकता है कि इनको संभाले। इनकी जैसे जलंधर उद्योग स्पोर्ट्स की है,
पाइप फिटिंग किया है, लुधियाना में टेक्सटाइल का सारा टेक्सटाइल है, साइकिल इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है। अब इधर हमारे इधर बटाला में थी तो दूसरी जो ढलाई की थी वो नहीं है, गोविंदगढ़ में है। ये सारे एरियाज उधर चले जाए, मालवा की तरह कपास की है, तो ये सारे एक एक एरिया जोन बना के डिक्लेयर करके उनपे एक स्पेसिफिक टीम बना के काम करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हमारे बीच में काम हो रहा है। और इससे आगे मैं कहता हूँ कि जैसे किसानों को सब्सिडी मिलती है, नए उद्योग जो छोटे और जो मध्यम श्रेणी के हैं उनको बिजली और ट्रांसपोर्टेशन के मामले में जरूर सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि बिजली इतनी महंगी दूसरे प्रदेशों में सस्ती है, ये बाहर भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, बड़ा उद्योग तो शिफ्ट कर जाता है, छोटा और जो मध्यम श्रेणी वो शिफ्ट नहीं कर सकता, और ना वो बाहर से माल ला सकता है, ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीजों सरकार अगर सही मायनों में सच्चे अर्थों में सोचती है कि पंजाब के में इंडस्ट्री बढ़ानी है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन और बिजली दोनों बातों पे सब्सिडी देनी चाहिए, और विशेष रूप से छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को। तभी पंजाब में एक समय से क्रांति परिवर्तन जो औद्योगिक विकास हो सकता है। ये सर, जब हम G20 सम्मेलन की बात कर रहे थे, आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वाहवाही मिली है, सफलता हुई है, और उस पे हर एक भारतीय को, देश के हर एक नागरिक को गर्व महसूस होना चाहिए। पर आपने साथ में ये भी कहा था कि भारत के अपने कुछ आंतरिक मसले भी हैं, जैसे कि चीन की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचना, या पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवाद की बात है। तो पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद की जो हम बात करते हैं, तो धारा 370 को हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार इसे एक ऐतिहासिक कदम मानती है। केंद्र सरकार का कहना है कि जब से कश्मीर में घाटी में धारा 370 का खत्म हुई है, तब से आतंकी अभियानों का सफाया हो गया है। पर अगर हम पिछले 2-3 दिनों पर नजर डालें तो अनंतनाग और राजौरी में जो आतंकी मुठभेड़ हुई है, जो एनकाउंटर हुए हैं, उसमें हमने अपने जवानों को, अपने जनरल, कर्नल और डीएसपी तक खो दिए हैं। तो क्या लगता है अभी भी घाटी में जो आतंकवाद है वो उसकी जड़ों में कितना गहरा बैठा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो उन शहीदों को प्रणाम, उनके परिवारों के प्रति संवेदना। बिल्कुल। अब ये जो आतंकवाद की आप बात करते हैं, मैंने जो G20 में भी इस बात का मुद्दा आया अभी तक। अब समस्या ये है कि ये अकेला जम्मू कश्मीर नहीं, इसका जो पृष्ठभूमि है वो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति है। बिल्कुल। पाकिस्तान में आज क्या स्थिति है? राजनीतिक व्यवस्था अनिश्चितता में, बेरोजगार, आर्थिक व्यवस्था दिवालियेपन पे है, कट्टरपंथी का बोलबाला है, चरम पर है, और इन टोटलिटी सारी व्यवस्था जो उनकी है हिल चुकी है। और जम्मू कश्मीर के जो पाक एरिया के अधिकृत, जिसे कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर या आजाद कश्मीर वो कह लेते हैं, ये पाक अधिकृत कश्मीर के लोग सड़कों पे है कि हमें भारत के साथ जाना है। और इसके विपरीत भारत को देखे तो वो विश्व स्तर पर अपने G20 विश्व स्तर पे पहुंच गया, भारतीय विकास दर, आर्थिक डेवलपमेंट, ये दोनों कंट्रास्ट है। और इन कंट्रास्ट का एक हताशा बढ़ती है पाकिस्तान में, कैसे बर्दाश्त करे वो जो शुरू 48 से ये काम शुरू हुआ, आज 23 आ गए, लड़ाइयाँ भी लड़ी सब कुछ, और हताशा के कारण उनके पास एक ही चीज है, गरीबी है। वहां पे जो गरीब आदमी उनके परिवारों को पैसे दो, वहां पे भेज दो। अब जो जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति है उसमें बाढ़ नहीं लग सकती, कोई मैन टू मैन ऐसे कवर नहीं हो सकता जैसे पंजाब में हमने सीमा भी बना ली, वहां पे तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, और जैसे जो हुआ है सारा देश एक तरह झटके में है, शोक में है कि हमारा कर्नल, हमारे मेजर, हमारे डीएसपी, हमारे जवान, किसी ना किसी कोई घटना ऐसी चलती है। और पिछले 3-4 दिन से ये ऑपरेशन भी चल रहा है। तो इसका ये देखें भी देश की स्थिति, अब लोगों की भावना के साथ हम एकदम युद्ध भी नहीं कर सकते। आप एक समझे लोगों की भावना की हमला कर दो जी, देखो स्ट्राइक करो, देखी जाएगा, वो ये नहीं है। समय और सीमा सरकार ने फैसला करना, मुझे धैर्य का काम है। लेकिन हमें ये एक सरकार को नीति बनानी पड़ेगी। अगर हम अपने आप को विश्व स्तर पर समझते हैं ले जाना है, तो हमें आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल वाली नीति अपनानी पड़ेगी, जवाब तो देना पड़ेगा। अगर हम रक्षात्मक ढंग से रहे तो फिर वो बात नहीं बनेगी। हमें संदेश पाकिस्तान क्या दुनिया को देना पड़ेगा कि जो हमारी तरफ आंख उठेगी वो आंख निकाल दी जाएगी, हाथ आएगा, हाथ काट दिया जाएगा। वो इजराइल ने जो नीति अपनाई है वो पाकिस्तान के आतंकवादी भी हमें
वही नीति अपनानी पड़ेगी। उसके बिना अब हमारा गुजारा नहीं। अगर हमने अपने आप को विश्व स्तर पर एक विकसित देश और सुदृढ़, जब हम देश को कहते हैं कि हम 5वीं आर्थिक व्यवस्था, 3री हमारी सैन्य सुरक्षा बढ़ी है, तो वो लाभ क्या होगा? वो कहते हैं जब हमारी आन शान मान पे उंगली को उठाता है और उसके हम देखते रह जाते हैं, तो वो बर्दाश्त। आज आम आदमी की ये भावना है कि ये स्थिति खत्म होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक जाना चाहिए पाकिस्तान को भी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस ये आज की समय की मांग है। ये चीज को समझते हुए सरकार को अपने सुरक्षा सेना से जैसे भी उसके राजनीतिक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई मसला हो सकता, तब अगर लड़ना भी पड़ेगा तो फिर लास्ट ऑप्शन तो वो है, लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। खैर ये फैसला तो सरकार को लेना है किस तरह से समस्या से समाज से लड़ा जाए। बिल्कुल। अगली खबर की बात करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों का माहौल चल रहा है और इसी बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक घोषणा की है। लुभावनी घोषणा है कि गरीब परिवारों को 1 लाख सस्ते फ्लैट और प्लॉट दिए जाएंगे और इसे लेकर मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो क्या लगता है क्या इस तरह की घोषणाएं इस विधानसभा चुनावों में खट्टर साहब को जीत दिलवा पाएगी? विधानसभा चुनाव तो बाद में, अभी तो भाजपा को लोकसभा आने वाले हैं, लोकसभा के बाद विधानसभा आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर विपक्ष ये आरोप लगाता है भाई हाँ ये राजनीतिक लाभ के लिए घोषणा की है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि वो अपने घर तो ले जा नहीं रहे। गरीब आदमी क्यों बनाएंगे? छत, इंसान क्या मांगता है? छत मांगता है ना अपने घर की। मैं छत मेरी रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक, हाँ। एक भी छत मांगता है, उसके बाद तो उसको छत दे रहे हैं तो उसमें बुराई को नहीं। एक पहले मेरा स्पष्ट है। दूसरा, इसको केवल राजनीतिक दृष्टि से ना देखे। जब 1 लाख मकान बनना है, जितने उन्होंने स्पेस बनेंगे, तो 1 लाख मकान जो बनेगा वो बाहर से तो किसी ने नहीं बनाने आना, वहां का लोकल आदमी बनाएगा, उसको काम रोजगार मिलेगा, उसका मटेरियल को ईंट, रेता, मिट्टी जो है वो भी लोकल आदमी बेचेगा, बिजली के पानी के जो कनेक्शन लगने करने वो भी लोकल आदमी का। तो वो आर्थिक प्रदेश की मजबूत, वो प्रदेश की मजबूती में रोजगार मिलेगा, काम आमदन आएगी, सबको आएगी। और तीसरी, जिनको घर मिलेगा, छत मिलेगा, उनको सामाजिक सुरक्षा मिली, उनको मानसिक सुरक्षा मिली कि हमारा अपना घर है। तो इसको एक संकीर्ण दृष्टि से ना देखें। चुनाव तो साल बाद आने हैं और इससे पहले पीएम की आवास योजना चल ही रही है। पीएम आवास योजना तो हरियाणा में चल ही रही है, पहले चल रही है। तो इसको राजनीति के केवल राजनीति से ना देखें। बाकी राजनीति पहले जो सब अगर जो आरोप लगाने वाले या काम करने वाले दोनों राजनीति के हैं, दोनों राजनीतिक दल हैं, करते रहे खेल कर, पर लक्ष्य जनता की सेवा और जनता की सुरक्षा होना चाहिए। तो उसको उस हिसाब से भी इस कदम को लेना चाहिए कि एक सामाजिक दृष्टि से भी ये एक अच्छा कदम है। गरीब आदमी को घर, रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम चल रहा, तो बुराई क्या, चाहे राजनीतिक लाभ मिले या ना मिले, ये बात की बात है। प्रदेश का कहीं ना कहीं प्रदेश का आर्थिक भी सामाजिक भी दोनों, तीनों पहलू इसमें कवर हो सकते हैं, ये मैं मानता हूँ इस बात। चलिए सर, आखिरी और अगला सवाल। हिमाचल में कुदरती और प्राकृतिक आपदा ने जिस तरह से तबाही मचाई, वो मंजर सबने देखा और सबकी आंखों में कहीं ना कहीं वो गम था, नमी थी। जिस तरह से लोगों ने अपने अपनों को खोया, अपने घरों को खोया, अपनी ज़मीनों को, काम कारोबार को खोया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने अपनी कुल जमा पूंजी में से 51 लाख रुपए की जो धनराशि है वो आपदा प्रबंधन कोष में दे दी है। यकीनन ये एक सराहनीय कदम है और प्रेरक भी है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए भाई, जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में मैंने देखी इस आजू फेज में, मैं पहली दफा इतनी बड़े स्तर पे 10,000 के करीब मकान तबाह हो गए, 400-500 लोग मारे गए हैं, कितने हजारों बेघर हो गए, सड़कें, डैम, सारी व्यवस्था ही हिल गई। आर्थिक नुकसान तो हजारों करोड़ों का हो गया जिसका अंदाजा ही नहीं लगा। और कितनी देर में पूरा होना अभी कोई पता नहीं। अभी अपने अपने वो कैंपों में बैठे हैं बेचारे, जो कल अपने घरों में था, कैंपों में बैठे। ये कुदरत का कहर मैं समझता हूँ। और इस समय में जो सुखविंदर सुक्खू जी ने जो कदम उठाया है वो एक प्रेरणादायक है। हमारे वेदों पुराणों में ये बात कही गई है कि दान जिस किसी प्रकार से भी दिया जाए वो कल्याणकारी होता है। और गीता में ये कहा गया कि दान एक शुभ कर्म है। तो उस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि सुखविंदर जी ने एक शुभ कर्म किया है, एक प्रेरणादायक कर्म है। और उसको देखते हुए जो भी, चाहे वो किसी भी स्तर पे है, कोई दान के
केवल अमाउंट या पैसा मैटर नहीं करता, मैटर वो नहीं करता, भावना और संस्कार है। ये उनकी भावना और संस्कार से पहले भी उन्होंने कोविड के समय में 11 लाख रुपए शायद बिल्कुल। दिया था, मुझे एग्जैक्ट 11 लाख ही है मेरे हिसाब से। तो वो भी एक पता चलता है इंसान के व्यक्तित्व का कि उसके संस्कार कैसे हैं, भावना कैसे है। तो और भी उन्होंने जो मैं समझता हूँ कि इस कदम से उनको तो मैं समझता हूँ श्रेय जाता ही है, वो प्रेरणादायक है। और भी क्योंकि हिमाचल में जो त्रासदी हुई है वो जल्द पूरी होने वाले नहीं। प्रदेश और केंद्र की सरकार और समाज के जो एनजीओ गैर सरकारी संगठन है, इन सबको मिलकर काम करना एक लहर की तरह कार्य करना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी हो लोग अपने घरों में वापस जा सके, कैंपों से बाहर जा सके और सारी व्यवस्था चले। तो ये उनके साथ एक संवेदना करते हुए मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम, एक जो वो सही दिशा में उठाए जो सबको प्रेरणा भी जो दायक है वो एक है। बाकी जो त्रासदी है जिनके साथ है उनके साथ हमारे संवेदना है। परमात्मा से दुआ कि वो जल्दी अपने घरों को जाए और स्थिति के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा खास में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और राजनीतिक और कुछ और मुद्दों के साथ होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए उत्तम हिंदी टीवी।